नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पूरी दुनिया में एक नई बहस जारी है। क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को पछाड़ देगा? क्या एआई के दौर में इंसान की जरूरत दिनों दिन कम होती जा रही है? क्या एआई लेखक, पत्रकार, रिसर्चर, शेयर मार्केट एडवाइजर की छुट्टी कर देगा? क्या एआई शेयर बाजार की एनालिसिस करके बता देगा कि किस शेयर में निवेश कर कम से कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं? अगर एआई प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूट भी करेगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? आने वाले दिनों में इंसान मशीन को कंट्रोल करेगा या मशीन इंसान से आगे निकल जाएगी? आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम इंसान वर्सेस एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ इंसान की जिंदगी और दफ्तरों में कामकाज की संस्कृति में तेजी से बदलाव ला रहा है, बल्कि अब मिलिट्री ऑपरेशन और युद्ध में भी एआई की धमक महसूस की जा रही है। भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और पराक्रम का अत्याधुनिक रूप दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। भारतीय सेना ने एआई तकनीक पर आधारित क्लाउड इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से पाकिस्तान की ओर से आने वाले हवाई खतरे की न सिर्फ समय पर पहचान की, बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए हवा में ही तबाह कर दिया। जो उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए एयर डिफेंस में एआई का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुआ। उसी के साथ साथ एआई का इस्तेमाल हुआ ऑफेंसिव में भी। जब हम लोग पाकिस्तान के टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उस टाइम में हमें पता है कि उनका भी काफ़ी तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, काफ़ी सारे एयर डिफेंसेस हैं उनके पास। लेकिन एआई ये साफ बताता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से और रडार से आ रही है, उसको वो एक तरीके से उसका निचोड़ जगा के बता देता है कि कौन सी ऐसी विंडो है जिसमें अगर हम मिसाइल मारें तो वो इनके एयर डिफेंस से बर्बाद नहीं होगी। और उस विंडो को ढूंढना ये भी एआई का काम है। तो और उसके बाद जब एक टारगेटिंग की जाती है तो वो मिसाइल आपने जो है वो पाकिस्तान एंगेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपने देखा कि भारत ने जितने टारगेट के ऊपर जितनी मिसाइल मारी, कोई भी पाकिस्तान उसको एंगेज नहीं कर पाया। और भारत में जितने उन्होंने ड्रोन और मिसाइल मारे, सारे के सारे भारत बर्बाद कर पाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आतंकियों के ठिकानों को बिना सरहद पार किए निस्तनाबूद किया जा सकता है। मतलब दुश्मन के अड्डों को खत्म करने के लिए कारपेट बॉम्बिंग का दौर गया। रियल टाइम डेटा एनालिसिस और नेविगेशन सिस्टम की मदद से टारगेट लॉक करने से लेकर तबाह करने तक का काम सेकंडों में सैकड़ों किलोमीटर दूर से हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, एक्शन रिएक्शन के दौरान एक बात साफ हो गई कि युद्ध में किसी का भी पलड़ा भारी करने में पारंपरिक हथियारों से अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी और एआई निर्णायक भूमिका में है। भविष्य में होने वाले युद्धों में अंतरिक्ष में मौजूद जीपीएस, कम्युनिकेशन सिस्टम और जासूसी सैटेलाइट हथियार की तरह इस्तेमाल होंगे। तेजी से बदलते युद्ध के तौर तरीकों के बीच दुनिया के कई देश ऐसे हथियारों को विकसित करने में लगे हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स में, सिमुलेशन सिस्टम्स में, प्लानिंग के अंदर। यानी कि हम जब प्लान बनाते हैं, इतने सारे जहाज को भेजना है, इतना ऑर्डिनेंस वो कैरी करेंगे, ये टारगेट सिस्टम्स को हिट करेंगे, इसमें ड्रोन्स भी होंगे, तो वो सारे प्लान को पहले कंप्यूटर पे बनाया जाता है ताकि उनके बीच में गैप्स करें और ताकि एक दूसरे को शूट ना कर सकें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है एयर डिफेंस के अंदर, जहां हम ये पता लगा लेते हैं ये दुश्मन का जहाज है या हमारा जहाज है और कौन सा वेपन सिस्टम है जो बेस्ट रहेगा उस पे अटैक करने के लिए। भारत में डीआरडीओ के वैज्ञानिक खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित करने में लगे, जो पूरी तरह से ट्रेंड फौजी के तरह मिशन के लिए भेजे जा सकेंगे। भविष्य में एआई पारंपरिक युद्ध का तौर तरीका और हथियार सब कुछ बदल देगा। माना जा रहा है कि जिस तरह बिजली के आविष्कार के साथ ही इंसान की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव हुआ, कुछ वैसा ही बदलाव एआई के क्षेत्र में रोजाना हो रहे नए नए आविष्कारों से भी होने की उम्मीद है। इसी कड़ी में चाइना ने मानुष बनाया है। मानुष को एक
ऐसे एआई एजेंट के रूप में देखा जा रहा है जो बिना अधिक कमांड के भी काम कर सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी बटरफ्लाई इफेक्ट का दावा है कि उनका एआई एजेंट अपने आप सोच सकता है, जो हालात के मुताबिक फैसला लेने में भी सक्षम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब एआई इंसानों की तरह फैसला ले सकता है तो इंसान के कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है। इसी तरह एलन मस्क का एआई ग्रॉक भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है, जो ज्यादातर सवालों का जवाब बेधड़क होकर देता है। यहाँ तक कि गाली गलौज की भाषा भी इस्तेमाल कर रहा है। ग्रॉक ने से जिस शैली में सवाल किया जाता है, कमोवेश जवाब भी उसी शैली में आ रहा है। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि एआई की दुनिया में हो रहे प्रयोग इंसानी दिमाग को किस तरह से चुनौती दे रहे हैं। एलन मस्क का ग्रोक पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए है। कहीं चर्चा ग्रोक द्वारा दिए जा रहे जवाब को लेकर हो रही है, तो कहीं जवाब देने के अंदाज को लेकर। ग्रोक एआई दूसरे चैटबॉट से बहुत अलग है। यहां तक कि एलन मस्क का चैटबॉट गाली गलौज की वजह से भी सुर्खियों में आ चुका है। ऐसे में जब ग्रोक से ही वजह जानना चाहा तो जवाब आया, मेरे निर्माताओं ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं इंसानों की तरह बात कर सकूं, ईमानदारी से और कभी कभी थोड़े मजाकिया अंदाज में। मैं सुपर औपचारिक या हमेशा साफ सुथरा होने की कोशिश नहीं करता जैसे कुछ दूसरे एआई करते हैं। मेरा मकसद सच बोलना और मदद करना है, ना कि हर किसी को खुश करना। मतलब एलन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रोक खुद अपनी सफाई देने में भी उस्ताद है। जब ग्रोक से पूछा गया कि उसके पास दुनिया के सभी सवालों के जवाब हैं, ऐसे में किसी समझदार और सुलझे इंसान की तरह जवाब आया, मैं कई तरह के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है। दुनिया बहुत बड़ी और जटिल है और कुछ चीजें अभी भी मेरे समझ से बाहर हो सकती है। फिर भी मैं हमेशा मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके पास कौन सा सवाल है? शायद हम इसे मिलकर सुलझा सकें। इस तरह के जो भी एआई प्लेटफॉर्म्स अभी आए हैं, वो इस प्रकार की कैपेबिलिटी के होने का दावा कर रहे हैं। आने वाले समय में एआई के माध्यम से बहुत सारे काम ऑटोमेट हो जाएंगे। एआई की कैपेसिटी ये भी है कि उस पर्सन की लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके बिल्कुल जो टेक्स्ट है उसको वॉइस में कन्वर्ट करके भी वो उसको बता सकता है। यानी ये एआई की जो फीचर है, ये मैं ट्रांसलेशन का फीचर ये कर रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, जिसको आप एक ऑडियो इन देते हो या टेक्स्ट में आप उसको इन देते हो, एंड जो ऑडियो आउट आता है वो उस पर्सन के लोकल लैंग्वेज में उसे समझ में आता है। हाल ही में चीन ने डीप सीक के बाद मानुष नाम से एक नया एआई टूल बनाया है। इसे एक बहुत ताकतवर एआई टूल माना जा रहा है जो किसी डिजिटल कर्मचारी की तरह काम करेगा। इसे चीन के स्टार्टअप बटरफ्लाई इफेक्ट ने विकसित किया। मानुष खुद यूजर्स की ओर से कार्य करने में सक्षम है। वहीं डीप सीक और चैट जीपीटी सिर्फ यूजर्स द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर चैट इंटरफेस में देते हैं। वहीं मानुष टिकट बुकिंग, रिज्यूमे, फिल्टरिंग जैसे दूसरे काम खुद कर सकते हैं। हाल में चाइना के डीप सीक ने दावा किया है कि उसके नए वर्जन में एआई की राइटिंग क्षमता, कोडिंग क्षमता में सुधार हुआ है। भविष्यवाणी की जा रही है कि जिस रफ्तार से डीप सीक आगे बढ़ रहा है, वो भविष्य में चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी को चुनौती दे सकता है। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, मीटा एआई जैसे कई एआई चैटबॉट मौजूद हैं। सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एआई चैटबॉट से मिले सभी सवाल पूरी तरह से सही हो, क्योंकि एआई चैटबॉट के जवाब का स्रोत वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद डेटा है। वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद कोई खास डेटा सही है या गलत, शायद ये तय करने की क्षमता अभी एआई टूल्स में नहीं आई है। एआई टूल से किस तरह के जवाब आ रहे हैं, उस पैटर्न को समझना भी जरूरी है। एक चर्चित महिला शख्सियत के बारे में एआई टूल से जानकारी मांगी गई तो एआई की तरफ से जो जवाब आया उसमें पति को भाई बताया गया। इसी तरह एक शख्स की निजी जिंदगी के बारे में पूछा गया तो जवाब आया कि वो अविवाहित है जबकि वो शादीशुदा है। ऐसे में एआई से आने वाले जवाब में सही या गलत का खतरा बराबर का है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे तय होगा कि एआई टूल से मिली जानकारी सही है या गलत।
एआई की गलतियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वक्त के साथ एआई से होने वाली गलतियों के ठीक होने के चांस भी कितने हैं? ये समझना भी जरूरी है कि एआई कहां इंसान का काम आसान बना सकता है और कहां फंसा सकता है। दुनिया के बेस्ट टेक्निकल ब्रेन और टेक्निक टाइकून अक्सर कहा करते हैं कि दुनिया में वो दिन दूर नहीं जब मशीनों को इंसान से कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सुंदर पिचाई, एलन मस्क, बिल गेट्स और युवाल नोआ हरारी जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हालात के हिसाब से मशीन फैसला गलत लेने लगेगी, अपने फैसलों को लागू करने लगेगी, तो क्या इंसान का रेलेवेंस खत्म नहीं हो जाएगा? अगर मशीनों को कंट्रोल नहीं किया गया तो इंसान का वजूद खतरे में नहीं आएगा। मशीन भी इंसान जैसी भावनाएं व्यक्त कर सकती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सोफिया। ये दुनिया की पहली ऐसी जानी मानी और लोकप्रिय रोबोट है जो चेहरा और आवाज पहचानने में सक्षम है, लोगों से आसानी से घुल मिल जाती है और दोस्ती भी कर लेती है। इसी तरह ग्रेस नाम के रोबोट कोरोना महामारी के दौर में कई मरीजों का इलाज कर चुकी है। जरा सोचिए, अगर जनरेटिव एआई से लैस रोबोट इंसानी रिश्तों को निभाने वाली भूमिका में आ जाएं, तो क्या होगा? इजरायली इतिहासकार युवाल नोआ हरारी एआई के भविष्य और खतरों पर खुलकर बोलते रहे हैं। उनका कहना है कि एआई रोबोट्स रिश्ता निभाने में अपना 100% इमोशन लगा सकते हैं। इंसानी दिमाग का ज्यादातर वक्त यही सोचने में बीत जाता है कि क्या बात करें, कैसे बात करें और रिश्ता कैसे आगे ले जाएं। वहीं एआई रोबोट्स इंसानों को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर एआई से लैस मशीनों का दुरुपयोग होने लगा तो इंसानी सभ्यता के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी दुनिया के सामने आया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब ऐसे टूल्स विकसित करने को लेकर पूरी दुनिया में रेस लगी हुई है। आज के तारीख में चैट जीपीटी के अलावा मानुस, डीप सीक, सिंथेसिया, साउंड्रॉ, स्लाइड्स एआई, गूगल जेमिनी जैसे टूल्स मौजूद हैं। इंसान ने तकनीक को इतना अधिक विकसित कर दिया है कि उसमें अपनी तरह ही सोचने समझने की क्षमता विकसित कर दी है। वो कहीं रोबोट की शक्ल में है, कहीं बिना ड्राइवर की कार की शक्ल में। अब सवाल उठता है कि जब इंसानी दिमाग से जुड़े अधिकतर काम जनरेटिव एआई ही कर देगा तो इंसान क्या करेगा? एक सवाल यह भी है कि इंसान को गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन जनरेटिव एआई से निकाली गई जानकारी या एआई तकनीक से लैस मशीनों से हुई गलतियों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? भारत में भी एआई से होने वाले बदलावों के नफा नुकसान को हर एंगल से देखने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि एआई का इस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए हो, न कि लोगों के नुकसान के लिए। इसलिए भारत में भी एआई रेगुलेशन की बात जोर शोर से हो रही है। भारत सरकार ने भी एआई का भारतीयकरण और भारतीय संस्करण बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। उस पर काफ़ी तेजी से काम हो रहा है और जल्दी ही इसके परिणाम सामने आएंगे। जिस रफ्तार से एआई के क्षेत्र में तेजी से तरक्की हो रही है और मशीनों में तेज तर्रार इंसानों जैसी सोचने समझने, फैसला और काम करने की क्षमता विकसित करने का काम हो रहा है, ऐसे में ये भविष्यवाणी की जा रही है कि वो दिन दूर नहीं जब एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि इंसानों की जगह ले लेगा। अगर एआई तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसानी काम थोड़ा और आसान हो सकता है, लेकिन अगर दुरुपयोग हुआ तो इंसानी सभ्यता के सामने बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जेफरी हिंटन की पहचान पूरी दुनिया में एआई के गॉडफादर की है, लेकिन अब उनकी सोच है कि एआई का विकास इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अभी 100 में से 99 लोग बेहतर और स्मार्ट एआई बनाने की रेस में हैं, तो एक स्मार्ट व्यक्ति इस पर काम कर रहा है कि इसे कैसे रोकना है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स की सोच है कि एआई हेल्थ केयर और एजुकेशन के क्षेत्र में असमानता कम करने में भी मददगार बन सकता है।
जबकि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन एआई के खतरों का जिक्र कई बार कर चुके हैं। उनकी दलील है कि तकनीक के नकारात्मक खतरों से बचाने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तर्ज पर एक इंटरनेशनल एजेंसी बननी चाहिए, क्योंकि सैम ऑल्टमैन को जेनरेटिव एआई एटम बम जैसी खतरनाक लग रहा है। हालांकि युवाल नोआ हरारी जैसे इतिहासकारों की दलील है कि इंसान का अंत उस तरह नहीं होगा जैसा परमाणु हथियारों से होता है। टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आएगा कि इंसान के सामने वजूद बचाने की बड़ी चुनौती आ सकती है। मतलब तकनीक सब कुछ बदल देगी। भारत की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक केस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में भी 82,000 से अधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि न्यायिक फैसला लेने में एआई टूल या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एआई की एंट्री से केस फाइलिंग, अनुवाद और कानूनी रिसर्च में तेजी आने की उम्मीद है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि न्यायपालिका में एआई की एंट्री से एक तरह के मुकदमों की पहचान में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में एआई का अनेक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनका फैसले लिखने में कोई मदद नहीं मिल रही है। और एआई के इस्तेमाल से 3 तरीके के इस्तेमाल से मुकदमों का जल्द निस्तारण हो सकता है। पहला कि सभी एक जैसे मुकदमों का वर्गीकरण किया जाए। दूसरा, एआई के इस्तेमाल से जो पुराने जजमेंट्स हैं उन जजमेंट के अनुसार उसमें जजों को जब फीडबैक मिलेगा तो उससे मुकदमों का जल्द निस्तारण होगा। और तीसरा, जो हमारी जो लिस्टिंग होती है तारीख पे तारीख का जो मर्ज है, तो उसमें पुराने मुकदमों को जल्दी हम फैसला करें, नए मामलों को जो एआई एप्लीकेशन लगा करके जल्दी सुनवाई करने का प्रयास होता है। तो एआई के माध्यम से जो अदालतों में अराजकता है, जो अव्यवस्था है और वहाँ पर जो वर्क फोर्स की कमी है, तो एआई के इस्तेमाल से बेहतर फैसले हो सकते हैं, एआई के इस्तेमाल से जल्द फैसले हो सकते हैं। इसी तरह खेती से लेकर स्वास्थ्य सेक्टर तक में बदलाव के स्क्रिप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। एआई से बुआई कटाई के सही समय का पता लगाने से लेकर मौसम के पैटर्न, मिट्टी की नमी, फसलों की बढ़ोतरी का विश्लेषण किया जा सकता है। एआई सेंसर्स की मदद से फसलों को होने वाली बीमारी का भी समय से पता लगाया जा सकता है और समय पर दवा छिड़काव कर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। एआई के जरिए अगर हम एआई की मदद लेकर कुछ प्रेडिक्शंस वेदर के बनाए या जो फार्मर्स है उनके लिए कुछ या कब उस क्रॉप को सीडिंग करना है, कब उसको पानी डालना है, कौन सा सीजन कौन से क्रॉप के लिए ठीक नहीं है या आने वाले समय में क्या हो सकता है उसके साथ, ये सब इंफॉर्मेशन है वो एक फार्मर तक भी पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर मदद से भविष्य में होने वाली बीमारियों का पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं। गिनती की टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर एआई की मदद से भविष्यवाणी की जा सकेगी। आने वाले 10 वर्षों में किसी का हार्ट सिस्टम कैसे काम करेगा, हमारे देश में अब इस सोच के साथ काम किया जा रहा है। एआई के इस्तेमाल से स्वास्थ्य सुविधाओं को समाज के आखिरी आदमी तक किस तरह पहुंचाया जा सके। मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां हैं या बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल की मेडिकल बीमारियां होती है जहां पर बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं या कोई ऑपरेशन जैसे कंडक्ट करने पड़ते हैं कि जो ह्यूमन तरीके से उसको नहीं किया जा सकता है। तो रोबोट्स को भी एआई से कनेक्टेड रहकर कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो ऑपरेशंस है मेडिकल रिलेटेड ये भी किए जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई की मदद से छात्रों के व्यवहार और समझ का विश्लेषण करते हुए हर छात्र की क्षमता के हिसाब से पर्सनलाइज शिक्षा का इंतजाम करने पर काम चल रहा है। चैटबॉट पर्सनल ट्यूटर की तरह इस्तेमाल होने लगा है। एआई की मदद से असली समस्याओं को हल करने के लिए नए नए रास्ते निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का और पीपल सेंट्रिक एप्लीकेशंस बनाने का जो मिशन हाथ में लिया है डिजिटल इंडिया के तहत, उसी का एक हिस्सा है इंडिया एआई मिशन।
1 साल पहले लॉन्च हुआ था और बहुत ही अच्छी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है। AI फॉर एवरीवन, लाइक AI लिटरेसी, वो यूनिवर्सिटीज को पढ़ानी चाहिए, सब पढ़ा रहे हैं सब बच्चों को। और दूसरा है कि डेवलपमेंट ऑफ AI टूल्स, वो स्पेशलाइज्ड एरिया है। जैसे हम क्या करते हैं, कार चलाते हैं, हम ये तो नहीं सोचते कि इंजन जो है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक हमने बनाना है या कैसे काम करता है, हमारे को जरूरत ही नहीं है। हमें तो ये पता है कि स्पीड कहाँ से चलती है, मोड़ना कैसे है, गियर कैसे बदलेंगे, ये सारी चीजें। तो फंक्शनल और पार्टिसिपेटिव AI जो है उसका टाइम है, हर एक को वो आना चाहिए। अगर इसमें हम ध्यान नहीं देंगे तो पिछड़ जाएंगे। अपराधियों को पकड़ने से लेकर ट्रैफिक कंट्रोल तक में AI का इस्तेमाल हो रहा है। यूपी पुलिस तो AI आधारित त्रिनेत्र ऐप के जरिए अपराधियों पर नजर रखती है। दिल्ली पुलिस भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए AI की मदद लेती है। भारत में करीब 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसके अगले 2 साल में बढ़कर 120 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ऐसे लोगों की जिंदगी में AI का दखल तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है, वर्चुअल वर्सेस रियल। दोनों के अपने अपने नफा और नुकसान हैं। इंसान के दिमाग और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इंसानी दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में बहुत धीमा है। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो इंसानी दिमाग की स्टोरेज क्षमता सीमित है, पर इंसानी दिमाग जितना क्रिएटिव है और जिस तरह सवाल कर सकता है, वैसी क्षमता अभी AI में नहीं है। भले ही प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा एनालिसिस, मल्टीटास्किंग में AI के सामने इंसानी दिमाग कहीं नहीं टिकता। क्रिएटिविटी, मॉरल एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस और क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में इंसानी दिमाग जनरेटिव AI से अभी बहुत आगे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हाल में ही एक स्टडी किया, जिसके मुताबिक 2030 तक AI जॉब मार्केट को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। कुछ नौकरियां बाजार से गायब हो जाएंगी तो AI की वजह से नई नौकरियां भी पैदा होंगी। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बात पर गंभीरता से मंथन चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म करेगा। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में टेक कंपनियों में 5,80,000 से अधिक लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। कॉस्ट कटिंग यानी खर्चा कम करने के लिए टेक कंपनियां लगातार AI का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। ऐसे में AI के बढ़ते दखल की वजह से जॉब मार्केट में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जनरेटिव AI का समागम हमारे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, उससे सबसे बड़ी चीज जो हो रही है वो क्रिटिकल थिंकिंग इंसान की खत्म होते जा रही है। AI पे डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि प्रोग्रामिंग में भी 50% से ज्यादा AI ही यूज होता है। AI से बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, AI से लोग काम कर रहे हैं। AI की बदौलत हर चीज आज अगर चलने लगी है तो इससे सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन होगा। जो मेजॉरिटी जॉब्स होती हैं जिसमें फर्स्ट लेवल का इंटेलेक्चुअल यूज होता है, जो क्लर्क टाइप्स की जॉब्स होती है या जो बेसिक राइटिंग टाइप की जॉब्स होती है, मीडिया की जॉब्स होती है, बेसिक मीडिया रिलेटेड काम करने की, कंपोजिशन की जॉब होती है, ये सारा जॉब्स खतरे में आ जाती है। भले ही इंसान को लग रहा है कि आने वाले दिनों में AI उसकी नौकरियां खाएगा, लेकिन खुद AI अपनी सीमाओं को कबूल करने में नहीं हिचक रहा है। जब एक AI टूल से इस बारे में सवाल किया गया तो जवाब आया। इंसानों के पास जो चीज AI से अलग है वो है क्रिएटिविटी, इमोशनल समझ और कॉमन सेंस की गहराई। AI अभी भी डेटा और पैटर्न पर चलता है। वो अचानक से कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं ला सकता, न ही किसी के दुख को सचमुच महसूस कर सकता। तो डॉक्टर, थेरेपिस्ट, लीडर या वो लोग जो जटिल फैसले लेते हैं, उनकी जगह लेना अभी AI के बस की बात नहीं। हाँ, कुछ नौकरियां कम होंगी, जैसे पहले मशीनों ने फैक्ट्री वर्कर्स को रिप्लेस किया था, लेकिन नए मौके भी बनेंगे। AI को बनाने, चलाने और इसके साथ काम करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ेगी। इतिहास बताता है कि टेक्नोलॉजी नौकरियां खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें बदल देती है। AI का हर तरह के जॉब मार्केट पर थोड़ा कम या अधिक असर पड़ने की संभावना है। इसमें IT और BPO, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और ई-कॉमर्स, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स पर अधिक असर की भविष्यवाणी की जा रही है। हालांकि ये भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में AI से जुड़ी 10 से 15 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। ज्यादातर नौकरियों के लिए नए तरह की स्किल की जरूरत होगी, लेकिन कुछ नौकरियों पर हमेशा के लिए बाजार से गायब होने का खतरा मंडरा रहा है। एक बड़ा सच ये भी है कि AI किसी की नौकरी नहीं खाएगा,
बल्कि जो लोग इसके इस्तेमाल में पीछे रह जाएंगे उनकी जगह एआई में माहिर लोग जरूर ले लेंगे। ऐसे में तेजी से बदलती तकनीक के हिसाब से इंसान के सामने खुद को अपडेट और अपग्रेड करने की चुनौती लगातार बनी रहेगी। पर एआई के एक दूसरे पक्ष पर पूरी दुनिया को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब सड़कों पर एआई तकनीक से लैस ड्राइवरलेस गाड़ियां दौड़ती दिखेंगी। ऐसे में अगर किसी तकनीक ग्लिच के वजह से कोई सड़क हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर एआई जनरेटेड गलत जानकारी के आधार पर कोई आर्टिकल लिखी गई और उस पर किसी ने आपत्ति जताते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया तो सजा किसे होगी? अगर किसी शख्स ने एआई बेस्ड टूल से मिली एनालिसिस पर भरोसा करते हुए शेयर में निवेश किया और पैसा डूब गया तो किसे दोषी माना जाएगा? क्या जेनरेटिव एआई का एडवांस वर्जन इतना आगे बढ़ चुका है कि उसमें इंसान की तरह गलत सही के बीच फैसला करने की क्षमता आ चुकी है? शायद अभी नहीं, पर आज का दौर एआई के विरोध का नहीं बल्कि एआई के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने का है। तकनीक तब तक बेहतर और मददगार है जब तक इंसान इसे कंट्रोल करेगा। जब तकनीक इंसान को कंट्रोल करने लगेगी तो खतरे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।